हाँ जी बच्चे, स्वागत आपका एक बार फिर से। लास्ट लेक्चर में हमने 15.5 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और वहाँ हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को जाना था। तो हमने कहा था कि आप 15.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करें और उनमें जो डाउट आप डाउट पूछें। तो आज सबसे पहले 15.5 में बच्चों का डाउट है क्वेश्चन नंबर 12, ये करते हैं। उसके बाद 15.6 एक्सरसाइज की हम शुरुआत करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है और उसमें क्वेश्चन बेस्ड है बेस थ्योरम पे। तो वो बेस थ्योरम क्या है वो अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम 15.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो स्टेटमेंट है वो आप देखिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 1:2। किसी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया है? 1:2। 1:2 ये गिवन है। एक क्लास है, उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज का नंबर ऑफ गर्ल्स से जो रेशियो दिया गया है वो 1:2 दिया हुआ है, राइट। इसके बाद हमसे कहा गया है इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय getting a first division are 0.25 and 0.28 respectively। इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा आप आंख और दिमाग दोनों खोल करके इसको समझें कि इसमें सबसे पहले तो जो उनकी संख्या दी गई ना, उसमें बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशियो दिया 1:2। अब इसमें बॉय और गर्ल की फर्स्ट डिवीजन लेने की प्रोबेबिलिटी दी गई है और उसमें पहले गर्ल की गई है फिर बॉय की गई है। देखिए आप स्टेटमेंट में पहले गर्ल को हाईलाइट किया और फिर बॉय को, राइट। तो गर्ल की जो पहले प्रोबेबिलिटी है वो गर्ल की फर्स्ट डिवीजन लेने के चांस है। गर्ल के फर्स्ट डिवीजन लेने के चांस कितने हैं? 0.25 और बॉय के फर्स्ट डिवीजन लेने के चांस कितने हैं? 0.28। यहाँ हो सकता है आपने गलती कर दी हो, आपने इसको पहले लिख दिया होगा, इसको बाद में लिख दिया होगा जल्दी में, लेकिन आपको देख करके क्वेश्चन में फिर लिखना होगा। और अब कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट फर्स्ट डिवीजन। अब हमने उस क्लास से कोई भी बच्चा ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, प्रोबेबिलिटी बताओ उसको फर्स्ट डिवीजन मिली हो। मतलब हम डिजायर है इस बात के कि वो फर्स्ट डिवीजन होल्डर बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो, बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो पहले क्या हुआ? पहले इनकी जो संख्या है उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। पहले तो उस क्लास में देखा जाएगा ना कितने बॉय और कितने गर्ल्स। उसके बाद फिर उसमें फर्स्ट डिवीजन लेने के चांस, फिर फर्स्ट डिवीजन लेने की टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो लिखिए आप, लेट P1 बी द प्रोबेबिलिटी, P1 be the probability of having boy student in that class। P1 be the probability of having boy student in a class। उस क्लास में लड़के जो हैं उनके चांसेस क्या है, उनके पॉपुलेशन कितनी है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसके चांस निकाल रहे हैं। तो उसके चांस कितने हैं? 1/3। 1:2 है। मतलब हर 3 बच्चों में एक लड़का है, हर 3 स्टूडेंट में एक बॉय स्टूडेंट है। इसका मतलब ये हो गया। एंड P2 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग गर्ल स्टूडेंट इन दैट क्लास। कितना? 2/3। हर 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट है उस क्लास में। तो ये क्लास का मैकेनिज्म हो गया पूरा, राइट। अब इसमें उसमें फर्स्ट डिवीजन लेने के चांस। तो आप देखिए, जब मैं ये बात लिखूं तो इसी से आप समझ जाएं। ए कंडीशनल इवन का मतलब फर्स्ट डिवीजन लेने का चांस कब? जब उसमें इवन से देखा गया है, मतलब वो स्ट्रेंथ किसकी दी गई है? बॉयज की। तो ए कंडीशनल इवन बी द प्रोबेबिलिटी, A कंडीशनल इवन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन बाई ए बॉय स्टूडेंट, कि वो बॉय स्टूडेंट एक फर्स्ट डिवीजन होल्डर हो। इसका चांस क्या है? 0.28, मतलब 28/100। 28/100। ऐसे ही P A कंडीशनल E2
नाम लिखते ही आप समझ जाएं, ए कंडीशनल E2 मतलब फर्स्ट डिवीजन होल्डर कहां से, गर्ल्स की स्ट्रेंथ से। सो P A कंडीशनल E2, B the probability of getting first division by a girl student 25/100। हमें ओवरऑल क्या निकालना है, हमें ओवरऑल PA निकालना है, मतलब वो फर्स्ट डिवीजन होल्डर होना चाहिए वो स्टूडेंट, चाहे कोई भी हो। एक बच्चा सेलेक्ट किया, वो फर्स्ट डिवीजन होल्डर होना चाहिए। तो फॉर्मूला आप लगा दें, लास्ट में हमने पढ़ा था क्या, PE1 PA कंडीशनल E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA कंडीशनल E2। इन सब के रिजल्ट्स हम यहां रखेंगे। सो PA इज इक्वल टू PE1, PE1 कितना है 1/3, A कंडीशनल E1 ये रहा, तो ये हो गया 28/300, बीच में प्लस PE2 ये रहा, A कंडीशनल E2 ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई 50/300, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 78/300। बस सोल्व कर लें आप, तो इसको 3 से कैंसिल कर लें, ज़्यादा अच्छे सीधा पॉइंट में लिख पाएंगे। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 26, और ये कितना आ गया 100, तो इसको डेसिमल में बनाएंगे कितना आएगा 0.26। तो फर्स्ट डिवीजन आने के चांस, उस क्लास से जब कोई बच्चा सेलेक्ट किया वो फर्स्ट डिवीजन होल्डर हो, इसके चांस कितने हैं 0.26। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक, जिसमें है बेस थ्योरम। 15.6 एक्सरसाइज में बच्चों अब हम बेस थ्योरम पे डिस्कस करने वाले हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी पे, तो आपको ये पहचानने में दिक्कत हो सकती है कि वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख करके नहीं आएगा कि आप इस पे बेस थ्योरम लगाओ या इस पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ। आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस जो आपने क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चन और जो बेस थ्योरम पे जो क्वेश्चन पढ़ोगे, वो क्वेश्चंस आपको लगभग एक जैसे लगेंगे। और मैं कह रहा हूँ 90-95% एक जैसे होते हैं। बस लास्ट में जो एक चीज पूछी जाती है ना कि ये फाइंड करो, वही आपको क्लियर करेगा कि ये बेस थ्योरम है या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो मेरी बात ध्यान से सुने, आपको इस बात में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि बेस थ्योरम कहाँ लगेगी और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ लगेगी। तो बात करते हैं, जो हमने पीछे का टॉपिक पढ़ा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपके सामने 2 बैग हैं, राइट। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इसमें 3 बुक रखी है, 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री 1 मैथमेटिक्स, और इसमें भी 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री 1 मैथमेटिक्स। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या था, मैंने ये कहा कि बच्चों इन दोनों बैग में से कोई एक बैग मैंने सिलेक्ट किया, तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। मैं पहले पूरा रिवाइज कर रहा हूँ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को। दोनों बैग में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया, फिर जो बैग सेलेक्ट किया उससे एक बुक निकाली, और मैंने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मैंने बुक निकाली है वो कैसी हो, वो मैथमेटिक्स की बुक हो। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का था ना क्वेश्चन, जो आपने पहले जाना था, समझा था, सुना था, पढ़ा था, सब कुछ आपके दिमाग में है। अब बेस थ्योरम क्या होगी, थोड़ा सा घुमा करके चीज क्या है। 2 बैग हैं, सेम वही बात, 2 बैग में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया, तो बैग की सिलेक्शन हो गई, बैग की सिलेक्शन E1 E2 से हो गई। अब ये कहा गया कि सिलेक्टेड बैग से एक बुक निकाली, राइट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में तो क्या बनता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मैथमेटिक्स की बुक आए। बेस थ्योरम क्या कहेगा कि दोनों बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करके एक बुक निकाली एंड इज फाउंड टू बी मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स की बुक पाई गई। मतलब जो आउटकम आया ना वो आपको बता दिया। इस बार इन दोनों बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट किया, उससे एक बुक निकाली एंड दैट इज द बुक ऑफ मैथमेटिक्स, यू कैन से द बुक ऑफ फिजिक्स, बुक ऑफ केमिस्ट्री। मतलब वो बता दिया कि वो बुक
बुक कौन सी आई है। टोटल में तो पूछता था कि इसके आने के चांस, यहां बता दिया कि भाई ये बुक निकल करके आई है, और फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम बैग फर्स्ट। अब प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि ये जो बुक आई है ये बैग पहले से आई हो या ये बुक बैग सेकंड से आई हो। आई मीन जो हमें ड्रॉ करना है वो तो पता लग गया कि क्या है, लेकिन पूछा जाएगा कि ये यहां से आया हो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मैं क्लास में आया और यहाँ पे एक मैथमेटिक्स की बुक रखी हुई थी और यहाँ 2 बैग रखे हुए थे। आपने कह दिया कि सर ये जो मैथमेटिक्स की बुक रखी हुई है ना, ये हमने दोनों में से किसी एक बैग से निकाली है, आप चांस बताओ कि ये पहले बैग से आई हो। ये यही हो गया ना, मतलब जो मुझे चाहिए वो तो ऑलरेडी मुझे मेरे पास है, मैथमेटिक्स की बुक मुझे मिल चुकी है। अब मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि दोनों में से किसी एक बैग से तो निकाली गई है ये बुक, तो मैं चांस निकाल रहा हूं कि वो इससे निकाली या इससे निकाली, इन दोनों के चांसेज क्या हैं। गॉट माय पॉइंट। मतलब बेस थ्योरम में क्या होगा कि पहले बैग का सिलेक्शन वही टोटल प्रोबेबिलिटी के आधार पर, पहले तो बैग्स का सिलेक्शन जिनको हम P1, P2, P3 जितने भी बैग्स हैं उनके हिसाब से हम लिखेंगे। ये हो गई हमारी प्रियोरिज प्रोबेबिलिटी, राइट। पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी भी बनेगी कि पहले बैग से मैथमेटिक्स बुक आने के चांस और दूसरे बैग से मैथमेटिक्स की बुक आने के चांस, तीसरा है तो तीसरे से भी बन जाएगा। पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी हो गई। अब निकालना क्या है, अब मुझे ये निकालना है कि वो बुक पहले बैग से आई हो। मतलब अब मुझे P1 कंडीशनल ए निकालना है, उल्टा इसका मतलब मुझे ये कंफर्म हो चुका है कि वो मैथमेटिक्स की बुक आई है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मैथमेटिक्स की बुक कहां से आई है, बैग फर्स्ट से आई है। जो ऑब्टेन हो चुका, जो ऑब्जर्व हो चुका वो नीचे लिखा जाएगा, जो ऑब्जर्व हो चुका वो नीचे लिखा जाएगा ना। ऑब्जर्व क्या हो चुका कि वो मैथमेटिक्स की बुक आई है, ये ऑब्जर्व हो चुका। प्रोबेबिलिटी बताने को कहां से आई हो, बैग 1 से, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझने की जरूरत है। आप देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल, तो नीचे तो क्या आएगा टोटल। इस पूरे घटनाक्रम में अगर मेरे सामने ये मैथमेटिक्स की बुक आई है तो इस मैथमेटिक्स की बुक आने का टोटल चांस क्या था, ये पिछली एक्सरसाइज ने हमें सिखाया है। अगर मेरे सामने मैथमेटिक्स की बुक आई है मेरे सामने, तो वो मैथमेटिक्स की बुक इन दोनों बैग में से किसी एक से जब आई है तो उसका टोटल चांस पिछली एक्सरसाइज ने सिखाया है ना। तो नीचे तो क्या रहेगा टोटल, टोटल क्या बनेगा, पहले बैग का सिलेक्शन हुआ उसमें से मैथमेटिक्स की बुक आई, या फिर दूसरे बैग का सिलेक्शन हुआ उससे मैथमेटिक्स की बुक आई। तो नीचे तो मैथमेटिक्स की बुक आने का टोटल चांस हो गया ना। प्रोबेबिलिटी यही तो कहता है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल टोटल ये हो गया कि भाई ओवरऑल मैथमेटिक्स बुक आने का चांस क्या बनेगा, तो ये है। और इसके ऊपर क्या रहना चाहिए, फेवरेबल। मैं क्या निकाल रहा हूं कि वो बुक कहां से आए, बैग फर्स्ट से आए। तो बैग फर्स्ट का जो केस है, सिर्फ बैग फर्स्ट का जो केस है वो मेरे फेवर में होगा ना। तो बैग फर्स्ट का केस कौन सा है, ये वाला। तो कितना P1 इंटू P ए कंडीशनल E1, ये पूरा एक केस है ना बैग फर्स्ट का। बैग फर्स्ट को सेलेक्ट किया, उससे मैथमेटिक्स की बुक निकाली, ये पूरा एक काम हुआ ना। ऊपर वो और नीचे टोटल कितना चांस हो सकता था, समझ आया आपको। अगर मुझे P2 कंडीशनल ए निकालना होता तो क्या आता बच्चों, नीचे टोटल, नीचे तो टोटल चांस, टोटल तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, कितना P1 इंटू P ए कंडीशनल E1 प्लस P2 इंटू P ए कंडीशनल E2, नीचे तो आ गया टोटल और ऊपर क्या रहेगा फेवरेबल। फेवरेबल में क्या है, सेकंड केस कितना P2 इंटू P ए कंडीशनल E2, ये आपका फेवरेबल ऊपर हो गया, टोटल नीचे हो गया। ये दूसरे बैग से उस बुक का आना दूसरे बैग से बता रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे 3 है तो तीसरा केस और जुड़ जाता नीचे टोटल में, आ गया समझ।
अब इन पे बेस क्वेश्चन करते हैं, बेस थ्योरम, ये मैथमेटिशियन के नाम से है बेस थ्योरम। तो और एग्जाम में इस पे बेस क्वेश्चन जरूर रहता है आपके एग्जाम में, राइट। तो देखिए 15.6 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया। देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एन अर्न कंटेन 1 वाइट 6 रेड बॉल। एक अर्न है, अर्न ए। अर्न ए में 1 वाइट और 6 रेड बॉल्स है, 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल। अर्न बी कंटेन 4 वाइट 3 रेड बॉल्स। अर्न ए में 1 वाइट 6 रेड, अर्न बी में 4 वाइट 3 रेड बॉल्स है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द अर्न्स एंड इज फाउंड टू बी वाइट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे, स्टेटमेंट को समझ करके पता लगाएं कि ये कौन सा बनेगा। अदरवाइज बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहती है उनको। जब अभी तो आप एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या कंसेप्ट चल रहा है। जब इस पूरे चैप्टर में से रैंडमली आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा। इसलिए मैं हर एक्सरसाइज के साथ उनको पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो मैंने बताया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो बताया, गेम्स रिलेटेड क्वेश्चंस है तो बताया, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है उस पर बताया, और अब हम बेस थ्योरम पे आ गए ताकि क्वेश्चन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, 2 अर्न है, अर्न ए में इतनी बॉल है, अर्न बी में इतनी बॉल है। क्या कहा कि हमने 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने एक बॉल निकाली फ्रॉम वन ऑफ द अर्न्स, इन दोनों में से किसी एक अर्न से। तो इसका मतलब पहले अर्न का भी सिलेक्शन होगा ना। इन दोनों बर्तन में से किसी एक बर्तन से एक बॉल निकाली, तो इसका मतलब वो बर्तन पहला भी हो सकता है, वो बर्तन दूसरा भी हो सकता है। अर्न ए भी हो सकता है, अर्न बी भी हो सकता है। अब जो अर्न सेलेक्ट हुआ है उससे एक बॉल निकाली गई है, राइट। तो एक अर्न वो बॉल अर्न ए से आ सकती है, वो तो अर्न ए अर्न बी का सिलेक्शन तो ये बताएंगे। वो बॉल अर्न ए से हो सकती है, वो बॉल अर्न बी से हो सकती है, वो ये बताएंगे। और क्या कहा, इज फाउंड टू बी वाइट। अब ये पक्का कंफर्म कर दिया ना कि जो बॉल हमने ड्रॉ किया, जो बॉल हमने निकाली है वो वाइट आ गई। तो जो चीज हमने ड्रॉ किया वो तो कंफर्म होगी कि वो क्या आई है, राइट। तो इसका मतलब बेस थ्योरम है, जो चीज हमने निकाली वो कंफर्म होगी कि वो क्या आई है। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो अर्न ए से निकाली हो, इससे अर्न ए से निकाली हो। मतलब बॉल पहले आ चुकी है, अब वापस जाना है कि भाई अर्न ए से आई हो, इसके चांस क्या है। तो सारा सब कुछ डेटा यही रहेगा जो टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था। तो लिखिए लेट पी ई वन, पहले तो अर्न का सिलेक्शन हुआ, दोनों अर्न में से कोई एक अर्न सेलेक्ट किया। पी ई वन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न ए, फटाफट लिख लीजिए, पी ई वन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न ए। अर्न ए को सेलेक्ट करने के चांस कितने रहेंगे, 1/2। 2 अर्न है, 2 अर्न में से अगर अर्न ए का सिलेक्शन हो इसके चांस 1/2 है। इसी तरह PE2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न बी। अर्न बी को सेलेक्ट करने के चांस कितने होंगे, ये भी 1/2 होंगे। जब 2 अर्न है उनमें से कोई एक अर्न सेलेक्ट किया जाए तो इसके हाफ चांस है। इतना हो गया। अब PA कंडीशनल E1, इसका मतलब आप समझ लें, ए का मतलब जो चीज हमने निकाली है वो कब, जब E1 हो चुका। E1 में क्या हुआ, अर्न ए का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, और ये बॉल कैसी आई, वाइट आई, है ना। तो क्या लिखेंगे, ए कंडीशनल E1, PA कंडीशनल E1 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अर्न ए। PA कंडीशनल E1 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अर्न ए। इस अर्न ए से वाइट बॉल आने का चांस क्या रहेगा, 1/7। अब PA कंडीशनल E2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अर्न बी।
इस अर्न बी से व्हाइट बॉल आने का चांस कितना रहेगा? 4/7 आ गया। अर्न ए से व्हाइट आने का चांस, अर्न बी से व्हाइट आने का चांस हो गया। इतना हो गया। निकालना क्या है कि वो जो व्हाइट बॉल आई है वो अर्न ए से आई हो। इसका मतलब P(E1) कंडीशनल ए निकालना है मुझे। ये कंफर्म हो चुका कि वो व्हाइट बॉल आई है। जो कंफर्म हो चुका वो ऑब्जर्व्ड है, वो कंडीशनल में नीचे आएगा। और उसका निकालना कि ये बॉल तो आ चुकी है। अब बताओ ये व्हाइट बॉल कहाँ से आई हो? अर्न ए से आई हो। इसके चांस क्या है? कब? जब ये कंफर्म हो चुका कि वो व्हाइट बॉल आ गई है। तो क्या होगा? ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला ऊपर तो क्या रहेगा? P(E1) × PA कंडीशनल E1। तो मैं डायरेक्ट कर दूं। ऊपर तो रहेगा ये 1/14 है ना, और नीचे ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। फॉर्मूला लिखिए आप, और फॉर्मूला लिखने के बाद ये सारी वैल्यू रख दीजिए। नीचे आएगा 1/14 प्लस 4/14, तो यह आ जाएगा 1/14 अपॉन 5/14। 14 से 14 कैंसिल, इसका रिजल्ट आ गया 1/5। तो इस पूरी बात की, जो भी क्वेश्चन में कहा गया है, इस पूरे बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई। बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको बेस थ्योरम? ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सेकंड बिल्कुल इसके जैसा जैसे हमने फर्स्ट किया, और सारे क्वेश्चन ही देखना आप, एक जैसा फ्लो इसमें मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, इस बार 3 अंश हैं, 3 बर्तन हैं। अर्न फर्स्ट में 2 रेड 3 ब्लैक बॉल रखी है। अर्न सेकंड में 3 रेड 2 ब्लैक, और अर्न थर्ड में 4 रेड 1 ब्लैक। ठीक है, 2 3 3 2 4 1 ये रखी हुई है। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इन तीनों अर्न में से किसी एक अर्न को सेलेक्ट किया। तो आप समझ गए ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये E1 E2 E3 का केस बनाएगा ना। तीनों में से अगर कोई एक बर्तन सेलेक्ट हुआ है तो 3 केस बनेगा, P(E1) P(E2) P(E3). ये हो गई पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी। अब आगे क्या कहा? एंड अ बॉल इज ड्रॉन। जो अर्न सेलेक्ट किया उससे एक बॉल निकाली। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, कि जो बॉल निकाली है वो कैसी आई? वो रेड आई। तो इसका मतलब जो आउटकम था वो ऑब्जर्व हो चुका ना। जो आउटकम था वो ऑब्जर्व हो चुका कि वो क्या आया है। और अब आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डन फ्रॉम द सेकंड अर्न। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो बॉल आई है ये कहां से आई हो? सेकंड अर्न से आई हो। लिखिए लेट P(E1), फटाफट कर सकते हैं हम। लेट P(E1) be the probability of selecting अर्न फर्स्ट। P(E1) be the probability of selecting अर्न फर्स्ट। इस अर्न फर्स्ट को सेलेक्ट करने के चांस 1/3। इस बार 3 अंश है। इस अब P(E2) be the probability of selecting अर्न सेकंड। अर्न सेकंड को सेलेक्ट करने का चांस ये भी 1/3। अब P(E3) be the probability of selecting अर्न थर्ड। कितना? इसका भी 1/3। इतना रहेगा सब। ठीक है, अब जरा समझिए PA कंडीशनल E1। जब हम A कंडीशनल E1 लिखें तो इसी से आप समझ जाओ। A का मतलब क्या? अब जो ऑब्जर्व हो चुका, ऑब्जर्व क्या हुआ है कि वो रेड बॉल आई है। तो रेड बॉल आना कब? जब E1 हो चुका। E1 में क्या हुआ है? अर्न फर्स्ट सेलेक्ट हुआ है। तो लिखिए PA कंडीशनल E1 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अर्न फर्स्ट। अर्न फर्स्ट से रेड बॉल आने के चांस क्या रहेंगे? 2/5। ऐसे ही PA कंडीशनल E2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अर्न सेकंड। इस अर्न सेकंड से रेड बॉल आने के चांस 3/5। इसके बाद PA कंडीशनल E3
PA conditional E3 be the probability of getting a red ball from earned third. इस थर्ड से रेड बॉल आने के चांस 4/5 हो गया। इतना तीनों से रेड बॉल आने के चांस निकाल दिए। अब हमसे पूछा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ वो सेकंड अंश से आई हो। तो आप यहां ऐसे लिखेंगे बाय बेस थ्योरम, राइट। वो मेंशन करेंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, बाय बेस थ्योरम की बेस थ्योरम का कंसेप्ट लग गया ये। और बेस थ्योरम से मुझे क्या निकालना है कि वो किससे आई हो, सेकंड अंश से आई हो। तो मैं लिखूंगा PE2 कंडीशनल A, मतलब जो बॉल आई वो ऑब्जर्व हो चुकी है लेकिन अब वो सेकंड बैक से आई हो, इसके चांस निकालने हैं। तो ऊपर फेवर में कौन रहेगा, E2 वाला केस, मतलब PE2 इंटू PA कंडीशनल E2, ऊपर फेवर वाला केस और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी कितना, PE1 इंटू PA कंडीशनल E1 प्लस PE2 इंटू PA कंडीशनल E2 प्लस PE3 इंटू PA कंडीशनल E3, जितने भी हैं वो टोटल बनेगा। सो PE2 कंडीशनल A इज इक्वल टू, ऊपर PE2 कितना है 1/3, A कंडीशनल E2 कितना है 3/5, दोनों के मल्टीप्लाई 3/15 डिवाइडेड बाई E1 कितना है 1/3 और ये है 2/5, तो 2/15 प्लस ये 3/15 आया है और ये आ गया कितना 4/15, ऊपर हो गया 3/15 और नीचे हो गया 9/15, ये कैंसिल, कितना 3/9 मतलब 1/3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 1/3। आया समझ? चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच्चे आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 3 बॉक्स दिए गए हैं आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे बॉक्स हैं तीनों, और ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, इन सभी बॉक्स में 2-2 कॉइन रखे हैं, इसमें 2 कॉइन है, इसमें 2 कॉइन, इसमें भी 2 कॉइन है। अब ये कहा गया है इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, जो पहले वाला बॉक्स है इसमें जो 2 कॉइन रखे गए हैं ना वो दोनों ही कैसे हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं। पहले वाले बॉक्स में 2 गोल्ड कॉइन रखे हैं। इन बॉक्स सेकंड बोथ सिल्वर कॉइन्स, बात समझ में आई? इसमें क्या है, दोनों ही सिल्वर कॉइन्स हैं और इसमें कह रहा है एक गोल्ड है एक सिल्वर है। ऐसे करके ये 2-2 कॉइन इन तीनों बॉक्स में रखे गए हैं। अब ये कहा गया ए पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम, किसी व्यक्ति ने इन तीनों बॉक्स में से पहले एक बॉक्स को सिलेक्ट किया, तो पहले बॉक्स का सिलेक्शन होगा, वो E1, E2, E3 से हो जाएगा। फिर क्या किया, एंड टेक्स आउट ए कॉइन, फिर उसने उस बॉक्स में से एक कॉइन निकाला, अब कॉइन का सिलेक्शन होगा। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, कह रहा है जो कॉइन निकला वो कैसा निकला, गोल्ड कॉइन निकला, तो ए कंडीशनल E1, ए कंडीशनल E2, ए कंडीशनल E3, ये गोल्ड कॉइन आने का चांस हो जाएगा। अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, प्रोबेबिलिटी बताओ कि अब बॉक्स में जो एक कॉइन और बच गया वो गोल्ड कॉइन ही हो, इसके चांस क्या होंगे। तो इसका मतलब कौन से बॉक्स से, फर्स्ट से एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड कॉइन बच गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया, वो गोल्ड कॉइन निकला, प्रोबेबिलिटी बताओ अब जो एक कॉइन और बच गया बॉक्स में वो गोल्ड कॉइन ही बचा, तो मतलब ये कॉइन कहां से आया है, ठीक है, बॉक्स फर्स्ट से। इसी में तो दो गोल्ड थे, तो लिखिए PE1 बी द प्रोबेबिलिटी, PE1 बी द प्रोबेबिलिटी of selecting box first, पहले बॉक्स को सेलेक्ट करने के चांस क्या रहेंगे, 1/3 रहेगा। इसी तरह PE2
बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स सेकंड। सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट करने के चांस कितने रहेंगे? 1/3। इसी तरह PE3 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स थर्ड, ये भी 1/3। सभी बॉक्स का सिलेक्शन हमने कर दिया 1/3 1/3 1/3। अब PA कंडीशनल E1, PA कंडीशनल E1, A कंडीशनल E1 समझो इसी से ही। A का मतलब क्या? गोल्ड कॉइन आने का चांस कब? जब E1 हुआ। E1 में क्या हुआ? पहले बॉक्स का सिलेक्शन हुआ। तो लिखिए PA कंडीशनल E1 बी दी प्रोबेबिलिटी of getting a gold coin from box first। बताइए पहले वाले बॉक्स से गोल्ड कॉइन आने का चांस क्या है? 1 श्योर है। 2 ही गोल्ड है, 2 ही टोटल है, तो 2/2 मतलब 1। 1/2 मत समझना, कई बच्चे सोचते कि सर 1 निकाल तो 1/2 होगा। नहीं, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये देखो फेवर में कितने, टोटल कितने, प्रोबेबिलिटी ये कहती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जैसे इस क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और सभी बॉय स्टूडेंट हैं, और मैं कहूँ इस क्लास में से एक बच्चा मैंने, नोट लड़का, एक स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी बताओ वो स्टूडेंट एक बॉय स्टूडेंट हो, तो 1 है। श्योर है कि जब भी उस सेलेक्ट होगा वो बॉय स्टूडेंट ही होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर आप एक कॉइन निकालोगे तो हमेशा वो गोल्ड कॉइन ही आएगा। श्योर है, प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। अब PA कंडीशनल E2, PA कंडीशनल E2 इसका मतलब क्या? गोल्ड कॉइन आने का चांस कब? जब E2 हो चुका। E2 में क्या हुआ? दूसरा बॉक्स सेलेक्ट हुआ है। तो PA कंडीशनल E2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स सेकंड। इस सेकंड बॉक्स से गोल्ड कॉइन आने का चांस लिख लें आप। A कंडीशन टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स सेकंड। इस बॉक्स सेकंड से गोल्ड कॉइन आने का चांस 0, इसमें गोल्ड कॉइन है ही नहीं, 0 प्रोबेबिलिटी उसकी। अब PA कंडीशनल E3, PA कंडीशनल E3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स थर्ड। इस थर्ड बॉक्स से गोल्ड कॉइन आने के चांस, इसमें 1/2 होगा। A गोल्ड है, टोटल 2 है, 1/2। जब भी आप निकालोगे तो हाफ चांस रहेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि जो कॉइन बच गया वो भी अब गोल्ड कॉइन बचा, मतलब पहले वाले बॉक्स से। तो आप लिख देंगे बाय बेस थ्योरम, वो लिखेंगे आप बाय बेस थ्योरम PE1 कंडीशनल A निकालना है। तो PE1 कंडीशनल A का फॉर्मूला लगा दे। ऊपर तो क्या रहेगा? अभी जो पीछे हमने एक क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला आप लिखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ऊपर कितना आएगा? PE1 इंटू PA कंडीशनल E1। ऊपर रहेगा 1/3। नीचे ये 1/3 प्लस दूसरा केस, ये तो 0 ही हो गया। चलिए, प्लस तीसरा केस कितना हो गया? 1/6। ऊपर हो गया 1/3, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 + 1 1/3, ये मल्टीप्लाई होकर के 6/3, ये यहाँ पे कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया? 2/3। तो इस पूरी बात के चांस कितने आ गए? 2/3। समझ में आया? आसान सी बात है। जो जो कंडीशन है वो कंडीशन आप लगाते चलो, बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि 3 मशीन है, उनके आउटपुट दी हुई है, उन पे डिफेक्टिव का केस दिया हुआ है और फिर उस पर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। तो ऐसे ये 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग में बोल्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, राइट। और उस बोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में 3 मशीन है, मशीन A, मशीन B और मशीन C। पहली मशीन टोटल आउटपुट का 30% बनाती है,
ये 50%, ये 20%, 100% हो गया ना पूरा। मतलब 100% कोई सामान बन रहा है तो उसमें से 30% इसने बनाया है, 50% इसने बनाया है, 20% इसने बनाया है, और उसमें से भी पहले मशीन से 3% बोल्ट डिफेक्टिव बन जाते हैं, इससे 4% डिफेक्टिव बनते हैं, इससे 1% डिफेक्टिव बनता है, राइट। अब क्या किया कि वो जो टोटल आउटपुट था ना, जो टोटल आउटपुट था, उस टोटल आउटपुट में से हमने एक आइटम सेलेक्ट किया एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव मिल गया। लास्ट एक्सरसाइज में क्या था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टिव हो। इसमें क्या कह रहे हैं कि वो जो टोटल आउटपुट था, टोटल ढेर पड़ा था, भाई इसने जितना बनाया उनका सारा इकट्ठा पड़ा था, हमने एक बोल्ट ऐसे उठा लिया और वो मुझे क्या मिला, डिफेक्टिव मिला। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बोल्ट है वो मशीन बी ने नहीं बनाया, इसके चांस क्या होंगे। तो मशीन बी ने नहीं बनाया तो इसका मतलब ए ने या सी ने बनाया है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ए और सी का निकाल करके दोनों को प्लस कर दो, या फिर ऐसा है कि बी का निकाल करके 1 में से माइनस कर दो। वो ये हो जाएगा भाई बी ने तो नहीं बनाया, बी ने बनाने का बी का निकाल दो, यही होगा ना। तो क्या लिखेंगे, P(E1) बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए प्रोडक्शन, या P(E1) बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए आउटपुट। मशीन ए की आउटपुट कितनी है, 30%, तो ये कितना हो गया 30/100, राइट। ऐसे P(E2) बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी प्रोडक्शन 50/100 एंड P(E3) बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी आउटपुट 20/100। ये तीनों मशीन्स की टोटल प्रोडक्शन आ गई थी, टोटल आउटपुट आ गई थी। अब PA कंडीशनल E1 मतलब डिफेक्टिव कहां से, पहली मशीन से। तो PA कंडीशनल E1 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी बात लिखनी है, PA कंडीशनल E1 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट बाई मशीन ए। मशीन ए से डिफेक्टिव बोल्ट आने का चांस कितना है, 3/100। PA कंडीशनल E2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव बोल्ट बाई मशीन बी कितना, 4/100। और तीसरे से मशीन सी से 1/100। समझ आया। देखो कई बच्चों को कंफ्यूज हो रही होगी कि सर ये दे तो रखी है फिर मशीन बी की क्यों बता रहे हैं। दोनों में फर्क है। ये है कि जब वो मशीन काम पे लगी हुई थी तब उनकी आउटपुट में से डिफेक्टिव कितने आ रहे हैं, ये वो प्रोबेबिलिटी है। और मैं किसकी निकाल रहा हूं कि वो प्रोडक्ट टोटल बन चुका है, सारा मिक्स करके ढेर रखा हुआ है, फिर मैंने एक बोल्ट उठाया है, अब बताना है कि मशीन बी ने प्रोड्यूस किया हो। दोनों बातों में फर्क है प्रोबेबिलिटी में। हैपनिंग पहले कौन सी हुई है फिर बाद में कौन सी कर रहे हैं, इस बात का फर्क है। तो अब मुझे क्या निकालना है कि वो पहले मैं मशीन ये निकाल लेता हूं कि वो मशीन बी ने बनाया। निकाल दोगे, सारे डेटा आपके पास है, निकाल दोगे। फिर क्या करोगे आप, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे इस बी के आने का चांस। वो ये बताएगा कि ये मशीन बी ने नहीं बनाया। समझ में आया। तो आज के लेक्चर बस इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कंप्लीट करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इसके कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। और अगले लेक्चर में तो नहीं, उससे अगले लेक्चर में बेस थ्योरम ये हमारी कंप्लीट होगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप सारे के सारे क्वेश्चन इसके करके देखें। थैंक यू सो मच।